ਹੈਲੋ ਗਾਇਸ, कैसे हो आप सब। सत श्री अकाल सारिਆਂ ਨੂੰ। ਨਾਲੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ सीटेट पेपर 2 साइंस का। तो स्टार्ट करते हैं। हिंदी में ही कराऊंगी, टेंशन नॉट। पहले ये लास्ट है टॉपिक नेचुरल रिसोर्सेज कंटेंट में, और हम पढ़ते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। के बाद हम इस साइंस की पेडियोलॉजी शुरू करेंगे। अगर और भी कोई टॉपिक मेरे को लगा कि इम्पॉर्टेंट है और पीछे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछेंगे है, तो बीच बीच में मैं वो भी करा दूँगी। चलो नेक्स्ट शुरू करें। नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं? वो रिसोर्सेज होते हैं जो हमें नेचर से मिलते हैं, जैसे सनलाइट होगी, एयर होगी, फॉरेस्ट, ये सब चीज़ें एयर से मिलती हैं। जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, इनएग्जॉस्टिबल और एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। जो एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं, और दूसरे वाले अनलिमिटेड क्वांटिटी में, ठीक है, जैसे सनलाइट, एयर। बट जो एग्जॉस्टिबल होते हैं वो लिमिटेड, जैसे फॉरेस्ट एरिया, अगर वो लिमिटेड क्वांटिटी में है, हमें उसे प्रिजर्व करना पड़ता है, एक टाइम में वो ख़त्म भी हो सकता है, ठीक है। वाइल्ड लाइफ हो गया, कोल हो गया, होगी काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में बट लिमिटेड है, ठीक है, कभी भी ख़त्म हो सकता है। तो ये टॉपिक बहुत इजी है। इसमें एयर, वाटर, उनके एयर, वाटर, सॉइल के बारे में है, जिसमें हम एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है, ठीक है, उसके रिलेटेड ही सारा कुछ आता है इसमें, ठीक है। इसलिए हम थोड़ा सा सिर्फ इसका बेस करेंगे, थोड़ा सा डिटेल करेंगे, क्योंकि ये कॉमन नॉलेज है। इसके बाद हम PYQs पढ़ेंगे कि क्या क्या मेन पूछा गया है इसमें से, ठीक है। एयर आपको सबको पता है, ठीक है। एयर पोल्यूशन, एयर क्या होती है, ठीक है। गैसेस क्या होती है, ये सब आप छोटे होते से पढ़ते आए हैं, तो सीटेट वालों को मतलब एज अ टीचर ये कॉमन चीज़ें सबको पता होती है। उसके बाद एयर पोल्यूशन की बात करें, एयर पोल्यूशन किस इंडस्ट्री से हो सकता है, ठीक है। पहले तो एयर पोल्यूशन होता कैसे है, हार्मफुल गैसेस वगैरह सब एयर में इन्वॉल्व हो जाती हैं, ठीक है। और अनवांटेड सब्सटेंस जो होते हैं, जो इंडस्ट्री से निकलते हैं गैस के थ्रू, वो एयर में, फ्रेश एयर में वो पोल्यूट कर देते हैं उस एयर को, वो हमारी बॉडी को हार्म करता है आगे चल के। उसके बाद एसिड रेन जो होती है वो भी एयर से होती है, जब सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड वाली गैस इंडस्ट्री से छोड़ी जाती हैं, और वो ऊपर जाके एयर में मिक्सअप होकर क्लाउड से एसिड रेन कराती है। देन ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट, ये भी आपने छोटे में पढ़ा होगा कि ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट कैसे होता है कि अगर सनलाइट की जो रेज़ है वो नीचे ही रह जाती है, और वापस जिससे अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है, जिससे हमें ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट दिखने को मिलता है। उसके बाद वाटर पोल्यूशन, ठीक है, यही चीज़ आपने पढ़ा होगा, वाटर पोल्यूशन क्यों होगा, जैसे कुछ सब्सटेंस और केमिकल इंडस्ट्रीज़ में से केमिकल वेस्ट अगर वाटर बॉडीज़ में छोड़े जाते हैं, जिससे वाटर पोल्यूट होता है, और कुछ हमारा सीवरेज, सब हाउस होल्ड वेस्ट, ये सब कुछ डायरेक्टली अगर छोड़ा जाए बिना उसको ट्रीट किए हुए, तो वाटर पोल्यूशन हो जाता है, ठीक है, जिससे आगे चल के डिसीज़ वगैरह ये सब कुछ होता है। ये बहुत कॉमन चीज़ें हैं जो हमने छोटी क्लासेस में पढ़ी हुई हैं, ठीक है। तो मेन कुछ टर्म्स का आपको ध्यान रखना है, जैसे बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट वो होते हैं जो ईज़िली माइक्रो ऑर्गेनिज्म डाइजेस्ट कर सकें, और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट वो होते हैं कि जो माइक्रोब डाइजेस्ट नहीं कर सकें। अगर हम अपने गार्बेज को सीधा ही वाटर बॉडीज़ में डाल देते हैं, तो वो आगे जाके हमें ही नुकसान देता है, ठीक है। इसलिए हमें जो गार्बेज है उसको डिस्पोज़ करके डालना चाहिए। तो इसके 4 मेथड है। पहले रिसाइकलिंग, कंपोजिंग, इंक्रीनेशन, लैंडफिल्स। इसमें ये डिफरेंट मेथड्स है। जैसे रिसाइकलिंग में क्या होता है कि हम
पुरानी चीज़ों को रिसाइकल करके न्यू बना देते हैं। ओके, उसके बाद दूसरे मेथड में हम एक गड्ढा खोलते हैं, जिस सॉइल में एक गड्ढा खोदते हैं और जिस उसमें सारा वेस्ट पुट कर देते हैं और ऊपर से बंद कर देते हैं। तो हौली हौली वो जो वेस्ट है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको हौली हौली उसको डाइजेस्ट करते रहते हैं और सॉइल में न्यूट्रिशन चला जाता है। जो तीसरे वाले में क्या करते हैं, हम बर्न कर देते हैं उस वेस्ट को, एक हाई टेम्परेचर में बर्न करके उसका ऐश बना देते हैं। ठीक है, और चौथे में लैंडफिल्स में ये होता है कि एक लैंड में हम बड़ा सा एक डम बनाते हैं जिसमें हम सारी सॉलिड वेस्ट उससे भर देते हैं और उस एरिया को ऊपर से सॉइल से कवर कर देते हैं कि एज अ टाइम पास होता रहे और वो जो उसके जो वेस्ट है होली होली सॉइल में मिक्स होता रहे। और उसके बाद एक और इसमें पॉइंट आता है, अगर हम बात करें कि वर्मी कंपोस्टिंग। वर्मी का मतलब है अर्थवर्म, एक बायोलॉजिकली कैसे एक वेस्ट को हम क्या कहते हैं डाइजेस्ट कर, मतलब उसको गुड, मतलब उसको ट्रांसफ़र कर सके। ठीक है, वर्मी कंपोस्टिंग हम एक रेड वर्म्स लेते हैं, ठीक है, एक गड्ढा खोलते हैं, उसमें अपना वेस्ट डाल के रेड वर्म्स उसमें छोड़ देते हैं। जो रेड वर्म्स होंगे वो ना बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को सारे को डाइजेस्ट कर लेंगे और डाइजेस्ट करके, और जो उनका वेस्ट होता है अर्थ वर्म्स का, वो सॉइल में न्यूट्रिशन का काम करता है, वो खाद का, कैसे कहते हैं ना हम, खाद का काम करता है। तो उसके बाद एयर हो गया, वाटर हो गया, सॉइल की बात करें तो सॉइल इरोजन, मतलब सॉइल पोल्यूशन भी होता है, सॉइल इरोजन हो जाती है। ठीक है, उसके बाद अगर हमें सॉइल को हेल्दी रखना है फिर तो हमें क्या कहते हैं फर्टिलाइज़र्स और हेल्थी चीज़ें उसमें न्यूट्रिशन जैसे डालना पड़ेगा सॉइल में कि उस सॉइल को हेल्दी रखने के लिए। नहीं तो अगर हम सॉइल को पोल्यूट करते रहेंगे, मीन्स प्लास्टिक वेस्ट और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट से हम पोल्यूट करते रहेंगे तो वो सॉइल सारी उसमें से न्यूट्रिशन चला जाएगा और वो सॉइल किसी भी काम की नहीं होगी। तो उसके बाद एक और टॉपिक आ जाता है एनर्जी रिसोर्सेज। इसमें एनर्जी रिसोर्सेज क्या होता है कि हमें दो टाइप के सोर्सेज होते हैं, मतलब एनर्जी हमें कहाँ से मिल रही है, दो टाइप से होते हैं, एक कन्वेंशनल रिसोर्सेज, एक नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज। कन्वेंशनल रिसोर्सेज की जो हम काफ़ी टाइम से हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, और नॉन कन्वेंशनल जो क्या कहते हैं रिसेंटली आए हैं, जैसे कोल और पेट्रोलियम है, ये कन्वेंशनल रिसोर्सेज है कि काफ़ी पुराने हम जो ये काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में है और काफ़ी टाइम से हम इसे यूज़ कर रहे हैं, कन्वेंशनल है। और ये इसमें जैसे विंड पावर, सोलर एनर्जी। अब सोलर एनर्जी की बात करो तो जब सनलाइट से वो सोलर एनर्जी लेगा तभी वो यूज़ कर देगा, ठीक है ना। और उसके बाद विंड पावर में भी जब विंड चलेगी तभी हमें उससे पावर मिलेगी, बट पेट्रोलियम से हम वो हमारे लिए हमेशा पेट्रोल है और हम जब मर्जी उसे यूज़ कर सकते हैं, कोई पर्टिकुलर कंडीशंस नहीं है। उसके बाद लास्ट है बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी क्या है कि हमारे फॉरेस्ट में लिविंग ऑर्गेनिज्म है। बायोडाइवर्सिटी, बायो मीन्स बायोलॉजी, मीन्स लिविंग थिंग्स, बायो मीन्स लिविंग थिंग्स, फॉर एग्जांपल फ्लोरा एंड फौना। फ्लोरा एंड फौना मीन्स प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। वो हम कुछ काफ़ी वैरायटी के फ्लोरा और फौना प्रेजेंट होते हैं, काफ़ी वैरायटी के प्लांट्स और एनिमल्स प्रेजेंट होते हैं। एक पर्टिकुलर एरिया में अगर काफ़ी टाइप्स के प्लांट्स और एनिमल्स प्रेजेंट हो और उस डिवर्सिटी को हम क्या कहेंगे, बायोडाइवर्सिटी। ओके, तो आपने देखा होगा क्योंकि आजकल काफ़ी सारी योजना चल रही है कि हमें वाइल्ड लाइफ को बचाना है, बायोडाइवर्सिटी को बचाना है। क्योंकि वैरायटीज़ जो पुरानी वैरायटीज़ थी पोल्यूशन की वजह से, फॉरेस्ट की डिफॉरेस्टेशन की वजह से वो सारा कुछ कम हो रहा है, ठीक है। इसके लिए हमें उसको कंज़र्व करना बहुत ज़रूरी है। कंज़र्व करने के लिए गवर्नमेंट ने स्ट्रेटजीज़ भी ली हैं और हमें भी उस स्ट्रेटजीज़ को
जानना चाहिए। एक तो हमें वो प्लांट्स और एनिमल्स को आइडेंटिफाई अपने ध्यान में रखना चाहिए कि वो भी है, और उसे भी रख मतलब वो सेफ़ में रखनी चाहिए अगर वो हमारे लिए बहुत बेनिफिट है, ठीक है। दूसरा, वो ऐसे एनिमल्स को हमें, जैसे टाइगर आज अब बहुत कम रह गए हैं, तो हमें प्रिवेंट मतलब उस चीज़ को रोकना चाहिए, हंटिंग को रोकना चाहिए। पहले बहुत हंटिंग होती थी टाइगर्स की और डियर्स की, पर अब हमें वो टाइगर डियर इतने दिखने को मिलते ही नहीं है। सो वो हंटिंग को हमें रोकना चाहिए, पोल्यूशन को रोकना चाहिए। उसके बाद आजकल इंडस्ट्री एरिया इतना बढ़ी जा रहा है कि फॉरेस्ट वगैरह सब कुछ ख़त्म हो रहे हैं। सो उस चीज़ को भी रोकना चाहिए। एक पर्टिकुलर फॉरेस्ट को भी जगह देनी चाहिए कि वो भी अपने पूरी उसमें, क्योंकि उसमें एनिमल्स, छोटे से छोटा वैरायटी वाला भी एनिमल वहाँ रह सके। चलो नेक्स्ट हम करेंगे PYQs। So first PYQ, the greenhouse effect which is causing an increase in the atmosphere temperature is mainly due to, कह रहे हैं कि कौन सा ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट, कौन से ग्रीन हाउस गैस है जो हमारे एटमॉस्फेयर टेम्परेचर को इंक्रीज़ करती है। नाइट्रोजन, सल्फ़र, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन। इट्स कार्बन डाइऑक्साइड। जितनी कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज़ होती रहेगी, मीन्स हम प्लांट्स काटते हैं तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ इंक्रीज़ होती रहती है, उससे गर्मी बढ़ रही है, ग्रीन हाउस इफेक्ट और बढ़ रहा है, ठीक है। उसके बाद व्हेन CNG एंड LPG अंडरगोज कंप्लीट कंबशन द प्रोडक्ट फॉर्म, कह रहे हैं अगर CNG और LPG, अगर CNG और LPG कंबशन हो जाए, उनकी कंबशन होती है, तब क्या प्रोड्यूस करता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस करता है। ओके, ये बहुत इजी है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बायोस्फीयर। बायोस्फीयर, बायोस्फीयर रिजर्व्स कंजर्व। बायोस्फीयर क्या होता है? बायोस्फीयर, बायो मीन्स लिविंग, ठीक है, एक ये लिविंग के रिलेटेड है। स्फीयर मीन्स पूरी जगह, हम उस चीज़ को रिजर्व करते हैं। उसमें कौन से होंगे? वाइल्ड लाइफ होगी, ट्रेडिशनल ट्राइबल लाइफ होगी, फॉरेस्ट रिसोर्सेज भी होंगे। तो इट्स ऑल ऑफ अबव। अगर बायोस्फीयर में क्या क्या होगा? सब कुछ होगा। एक तरह से वो लाइफ पे डिपेंड, लाइफ पे सारी चीज़ें होंगी उसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए फॉसिल फ्यूल? इनमें से बताओ कौन सा फॉसिल फ्यूल है? CNG, LH, PET, LDP। इट्स CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। आपने देखा होगा कि दिल्ली में CNG की कार बहुत चलती हैं, तो CNG एक तरह से फॉसिल फ्यूल है। ओके। उसके बाद फॉर द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट अ सक्सेसफुल स्ट्रेटजी इज़ असेंशियल। कह रहे हैं कि फॉरेस्ट की कंजर्वेशन के लिए हमें एक सक्सेसफुल स्ट्रेटजी चाहिए होगी। वो स्ट्रेटजी क्या इसमें इन्वॉल्व, मतलब बताओ कौन सी है? फर्स्ट, प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर्स, कंज्यूमर की प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन ऑफ एनिमल्स एट हाई ट्रॉफिक लेवल की, सबसे ऊपर वाले ट्रॉफिक लेवल की कंजप्शन, प्रोटेक्शन, comprehensive program for the protection of all the physical and biological components of forest, कि हमें फिज़िकल और बायोलॉजिकल सारी कंपोनेंट्स की प्रोटेक्शन करनी होगी। प्रोटेक्शन ऑफ हर्बिवोरस, तो इसका सबसे ज़्यादा पर्टिकुलर स्ट्रेटजी है कि हमें हर एक चीज़ की, सबकी फिज़िकल एंड बायोलॉजिकल, सारे फिज़िकल और बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स की प्रोटेक्शन होनी चाहिए, तभी हम फॉरेस्ट को कंजर्व कर सकेंगे, ठीक है। उसके बाद द क्रॉप न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल इन फर्टिलाइज़र्स आर, कह रहे हैं कि इनमें से बताओ कि कौन से क्रॉप न्यूट्रिएंट्स है जो एज अ फर्टिलाइज़र होते हैं, ठीक है। फर्स्ट इज नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड आयरन। नाइट्रोजन भी होता है, फॉस्फोरस भी होता है, आयरन नहीं होता, फर्टिलाइज़र ऐसे नहीं होता। नाइट्रोजन होता है, सोडियम नहीं होता। नाइट्रोजन होता है, पोटेशियम होता है, आयरन ये भी नो। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाशियम, बिल्कुल पोटाशियम भी होता है। सो इट्स फोर्थ। ये तीनों हैं जो फर्टिलाइज़र्स भी हैं, एज अ क्रॉप न्यूट्रिशन को हम देते हैं। द स्टेप्स रिक्वायर्ड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ किचन गार्बेज इनटू द मैनिक्योर, बताओ कैसे ये
फॉर आर गिवन, कह रहे नीचे स्टेप्स दिए हुए हैं, बताओ हम कैसे किचन गार्बेज को मेन्योर एज अ फर्टिलाइज़र में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, इन सारे ऑप्शंस पढ़ते हैं। पुट द गार्बेज इन द पिट, कवर द बॉटम ऑफ द पिट विद सैंड, कवर द पिट लूजली विद द ग्रास एंड बनी बैग्स, एड वॉर्म्स। देखो सबसे पहले तो हमें नीचे सैंड डालनी चाहिए, कवर द बॉटम ऑफ द पिट विद सैंड, फर्स्ट ये। उसके बाद फिर हमें गार्बेज डालना चाहिए, ठीक है। उसके ऊपर हमें ग्रास डालनी चाहिए, कवर द पिट क्लोजली विद द ग्रास एंड, हाँ ऑफ कोर्स। फिर उसके बाद नहीं वेट, वर्म्स भी तो हैं, तो हमें पहले गार्बेज डाल के वर्म्स डालने हैं। वर्म्स डालेंगे, अगर हम वर्म्स डालेंगे तो फिर वो गार्बेज को डाइजेस्ट कर देंगे और उसके ऊपर हम ग्रास से कवर कर देंगे। सो ऑप्शन इज़ BADC। सो BADC इट्स थर्ड ऑप्शन, ओके। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ पेयर ऑफ एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, इसमें से बताओ कौन सा एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज है। कोल एंड सॉयल, पेट्रोलियम एंड वाटर, मिनरल्स एंड वाइल्ड लाइफ, natural gas and sunlight. So option is third, coal and इसमें सीधा सीधा है कौन सा एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज है, इट्स मिनरल एंड वाइल्ड लाइफ, ओके। ये हमने सबसे पहले पढ़ा है। उसके बाद चूज़ द सेट दैट रिप्रेजेंट्स ओनली द बायोटिक कंपोनेंट्स, इसमें से बताओ कौन सा सिर्फ बायोटिक कंपोनेंट्स है। सैंड नहीं है, सैंड थोड़ी बायोटिक है, इट्स ए बायोटिक। पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। इंसेक्ट है, फ्रॉग है, फिश है, एक्वाटिक प्लांट्स है, सेकंड ठीक है। टाइगर है, डियर है, ग्रास है, सोयल नहीं है। इंसेक्ट है, वाटर एबायोटिक है, ओके। बायोटिक वो होते हैं जो लिविंग थिंग होगी, ठीक है। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द बायोस्फीयर, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द बायोस्फीयर। बायोस्फीयर के लिए सेलेक्ट करो करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। दीज आर द प्रोटेक्टेड एरियाज मेंट फॉर द कंजर्वेशन ऑफ endemic species. These are the areas meant only for the conservation of plants and animals. These are the areas which help to maintain the biodiversity, बिल्कुल ठीक, बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए, एंड कल्चर ऑफ द एरियाज, मेरे तरफ से ये ऑप्शन है। These are the protected areas reserved for wildlife whereas they can freely use the habitats and natural resources. ये भी ठीक है, बट सबसे क्या कहते हैं करेक्ट स्टेटमेंट इसकी यही है कि एक तरह से बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन कर सके और कल्चर ऑफ द एरिया। उसके बाद स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट, हम स्टडी करते हैं। जर्मिनेशन ऑफ सीड्स डज नॉट टेक प्लेस अंडर ड्राई कंडीशन। अच्छा पहले ये देख लो, द स्टेटमेंट्स विच जस्टिफाई द नीड टू इरीगेट क्रॉप्स, कौन से इनमें से बताओ स्टेटमेंट जस्टिफाई करते हैं कि हम इरीगेट क्रॉप्स को कैसे इरीगेट करें, ठीक है। जर्मिनेशन ऑफ सीड्स डज नॉट टेक प्लेस अंडर ड्राई स्टेट, हाँ क्योंकि अगर सीड को पानी मिलेगा तभी वो ग्रो करेगा ना, ये ऑप्शन सही है। और ये अगर हमें क्रॉप अगर उगाना है, क्रॉप को उगाना, तो ये चीज़ तो चाहिए, सीड को तो जर्मिनेट होना ही है, ओके। नेक्स्ट न्यूट्रिएंट्स गेट ट्रांसपोर्टेड टू ईच पार्ट ऑफ द प्लांट इन डिजॉल्व फॉर्म, बिल्कुल न्यूट्रिशन जो है वो हर एक प्लांट पार्ट को चाहिए, डिज़ोल्व फॉर्म में वो ट्रांसपोर्ट होता ही है, तो सेकंड भी ठीक है, तभी वो प्लांट ग्रो करेगा, ये भी चीज़ होनी चाहिए। द सप्लाई ऑफ द वाटर टू क्रॉप्स एट डिफरेंट इंटरवल इम्प्रूव द टेक्सचर ऑफ द सॉइल, इसमें क्रॉप का कोई लिंक नहीं है, ये तो सॉइल की बात कर रहे हैं, ओके। हमें स्टेटमेंट वो लेनी है जो प्लांट के लिए है। द सप्लाई ऑफ द वाटर टू क्रॉप्स एट crops makes the soil porous due to which exchange of gas come easily, okay. Water protects the crops from both frost and hot air, okay.
तो इसका ऑप्शन ई भी है। जैसे इन्होंने बोला है कि वाटर, हाँ वाटर प्रोटेक्ट करेगा कि वो एक गर्म, अगर हम पानी देते रहेंगे तो ये स्टेटमेंट भी ठीक है जो क्रॉप के साथ रिलेट कर रही है। अगर हमें क्रॉप को क्या कहते हैं बिल्कुल हेल्दी रखना है, ठीक है, तो हमें वाटर बहुत ज़रूरी है क्रॉप के लिए, ठीक है। जो ये दोनों सी और डी स्टेटमेंट है वो उसमें नहीं लिंक करती, क्योंकि इसमें बात की हुई है सॉइल के टेक्सचर के बारे में और सॉइल के बारे में, ठीक है। उसके बाद इफ़ वी ऐड अ हैंडफुल ऑफ गार्डन सॉइल, ठीक है, टू अ बीकर फिल्ड 3/4 with water, stir the content with a stick to dissolve the soil and then let it stand undisturbed for some time. We observe different layers. अगर हम एक गार्डन में से सॉइल लें, ठीक है, एक बिकर में डाल दें और थोड़ा सा पानी डाल दें और उसे अच्छे से डिज़ोल्व कर दें, तो हम बाद में देखेंगे उसमें लेयर्स आ जाएंगी, ठीक है। अब बताओ नीचे से ऊपर कौन सी लेयर्स है। तो हमें देखना है जो सबसे नीचे होगी वो कौन सी होगी और जब सबसे ऊपर होगी वो कौन सी होगी। पहली बात जो थोड़ी हैवी होगी, ठीक है, और क्या कहते हैं हैवी होगी तो वो सबसे नीचे होगी। तो सबसे नीचे ग्रेवल होगी, ओके। उसके बाद सैंड होगी, इट्स सैंड, देन क्ले, फिर उसके बाद ऊपर वाटर होगा, उसके ऊपर हुमस होगा, ठीक है। क्योंकि सैंड हैवी होती है एज़ कम्पेयर टू क्ले, क्योंकि क्ले में थोड़ा सा पानी होता है तो सैंड में वो पानी अब्जॉर्ब नहीं कर पाता तो सैंड नीचे चल जाती है और उससे नीचे पत्थर, ग्रेवल। उसके बाद नेक्स्ट हम आगे बढ़ें, क्वेश्चन करें। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉमनली यूज्ड फ्यूल हैज़ मैक्सिमम कैलोरीफिक वैल्यू। ऑफ कोर्स सीएनजी के पास मैक्सिमम कैलोरीफिक वैल्यू होती है, इसीलिए उसे प्रेफर करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट बायोडाइवर्सिटी। हमें बायोडाइवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कि कौन सी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इट रेफर्स टू द टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ ए पर्टिकुलर स्पीसीज लिविंग इन एन एरिया, नहीं। इट रेफर्स टू ओनली द फ्लोरा एंड द फोना ऑफ पर्टिकुलर स्पीसीज, नहीं, पर्टिकुलर स्पीसीज के बारे में भी नहीं बात होती बायोडाइवर्सिटी में। इट रेफर्स टू अ वेरियस वेराइटी ऑफ स्पीसीज ऑफ फ्लोरा एंड fauna means plants and animals present in an area, बिल्कुल ठीक। it is an artificial protect, ये artificial नहीं है, it is not artificial protected area of plant animals, नहीं। तो इसमें ट्रू होगा सिर्फ सी, ओके, इट्स ओनली सी। अ टीचर, द नेक्स्ट, a teacher places a lighted candle on the table in the classroom. He later covered it with a jar. एक कैंडल ली, उसे कवर कर दिया जार से। The candle stopped burning after some time. ठीक है, क्योंकि उसके अंदर, जार के अंदर ऑक्सीजन कम हो जाएगी तो फिर वो बंद हो जाएगी कैंडल। एयर इज़ रिक्वायर्ड फॉर कीपिंग द कैंडल बर्निंग। अच्छा, द ऑक्सीजन इज़ रिक्वायर्ड फॉर कीपिंग द कैंडल बर्निंग, ओके, ठीक है। ऑल ऑफ द अबव 3 स्टेटमेंट्स, all the statements are observed, all the statements are observation, नहीं, सारी ऑब्जर्वेशन नहीं है। ऑब्जर्व तो हमने सिर्फ एक ही किया कि कैंडल स्टॉप हो गई है, ठीक है, ऑक्सीजन को हमने थोड़ी देखा है, नो। ऑल द स्टेटमेंट आर नहीं, ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ एन ऑब्जर्वेशन, बिल्कुल सही, पहली चीज़ हमने ऑब्जर्व की है। बाकी तो हमने कंक्लूड किया है कि हाँ एयर की वजह से एयर ख़त्म होगी तो बंद हुआ है, ऑक्सीजन ख़त्म होगी तो हमने देखा तो नहीं है ना। तो ऑप्शन थर्ड इज़ ओके। विच फ्यूल हैज़ द हाइएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग। सबसे हाईएस्ट तो सीएनजी था, तो उसके बाद
जो इसमें से है हाईएस्ट फ्यूल वो है डीजल, हाइड्रोजन, कोल, पेट्रोलियम। इट्स हाइड्रोजन, इनमें से हाइड्रोजन। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। The fresh water stored in ground is less than that present in the river and lake of the world। करेक्ट स्टेटमेंट बताओ। जो फ्रेश वाटर स्टोर होता है ग्राउंड में, ठीक है, इज़ लेस देन द प्रेजेंट इन रिवर एंड वाटर। कह रहे हैं कि वाटर जो ग्राउंड में है वो कम है एज फ्रेश वाटर ग्राउंड में कम है एज़ कम्पेयर टू रिवर और लेक से। वाटर स्टोरेज इज़ अ प्रॉब्लम फेस बाय पीपल ओनली इन रूरल एरियाज। नहीं, अर्बन एरियाज़ में भी डिफ़िकल्टी होती है, नॉट अ प्रॉब्लम, है ना, ये स्टेटमेंट ठीक नहीं है। उसके बाद वाटर फ्रॉम रिवर्स इज़ द ओनली सोर्स ऑफ फॉर इरीगेशन इन द फील्ड्स। नहीं, रिवर्स इज रेन भी तो है, रेन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ वाटर। बिल्कुल ये स्टेटमेंट ठीक है, इसमें से ये भी नहीं ठीक, ये भी नहीं ठीक। और तो सीधा सीधा आंसर हमारा देखो डी तो होना चाहिए, तो इसमें डी ये है, इसी में है और किसी में है ही नहीं। बी सी बिल्कुल गलत, तो ए ऑप्शन में से सिर्फ थर्ड ऑप्शन सही है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट हम बात करें, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एडिंग ऑर्गेनिक manures fertilizers to the soil। okay, they make the soil rigid so as to hold the water, hold the plant firmly। नहीं, मतलब हमें फर्टिलाइज़र इसके लिए नहीं चाहिए कि वो सॉइल होल्ड कर सके ना। दे ऐड इन, क्योंकि हमें न्यूट्रिशन के लिए हम फर्टिलाइज़र्स डालते हैं, मेन्योर्स डालते हैं। सो न्यूट्रिशन के लिए दे ऐड इन ऑर्गेनिक मैटर टू द सॉइल विच इज़ कंसिडर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स। बिल्कुल सही। दे इम्प्रूव द टेक्सचर ऑफ द सॉइल। हाँ, सॉइल का टेक्सचर इम्प्रूव होता है। दे इन्हेंस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। बिल्कुल, अगर न्यूट्रिशन सॉइल में अच्छा होगा तो वाटर, सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी इंक्रीज़ कर जाएगी। ठीक है, उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द प्रोडक्ट ऑफ पेट्रोलियम। इसमें से पेट्रोलियम का कौन सा प्रोडक्ट नहीं है? CNG है, पैराफिन सॉरी वैक्स भी है, बिटुमिन नहीं है, तो इसका ऑप्शन ये हुआ। केरोसिन भी है, सो ऑप्शन इज थर्ड। द रेड डाटा बुक कंटेन्स अ रिकॉर्ड ऑफ। रेड डाटा बुक में क्या होता है? इंडेंजर स्पीसीज़। रेड डाटा बुक्स का सबसे मेन पॉइंट है कि वो उसमें इंडेंजर स्पीसीज़ हमने नोट किए होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पोल्यूटेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। और ओजोन लेयर के लिए कौन सी चीज़ सबसे रिस्पॉन्सिबल है? CFC। CFC इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स एन असेंडिंग ऑर्डर एज पर द साइज ऑफ पार्टिकल्स। ओके, सब असेंडिंग ऑर्डर में बताना है। तो सबसे पहले होगा क्ले होगा, साइड असेंडिंग बताना ना, तो सबसे छोटा होगा क्ले। तो यहाँ पर सबसे छोटा आएगा, तो ये दोनों चीज़ें तो है ही नहीं। नेक्स्ट इधर सो हाँ, सबसे छोटा क्ले, और लास्ट में होगा रॉक, सैंड, ग्रेवल। बिल्कुल ठीक है, तो इस ऑप्शन इज़ थर्ड। सबसे छोटा साइज़ क्ले का होगा और सबसे ज़्यादा रॉक का होगा। उस क्ले से ज़्यादा सॉल्ट, फिर उसके ज़्यादा सैंड, सबसे छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा एंड उससे बड़ा। उसके बाद आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग। इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट बताओ। द proportion ऑफ अ लार्ज पार्टिकल्स इन लोमी सॉइल इज रिलेटिवली हायर देन sandy soil। The proportion of a fine particles in clay soil is relatively higher than in a loamy soil। The proportion of a fine particles in sandy soil is relatively higher than the clay soil।
द अमाउंट ऑफ लार्ज एंड फाइन पार्टिकल्स इज़ अबाउट टू द सेम इन क्ले सॉइल। ये ऑप्शन तो है ही नहीं, लार्ज तो होता ही नहीं है। तो जो फाइन पार्टिकल क्ले सॉइल का होता है वो बहुत ज़्यादा फाइन होता है लोमी से भी। तो सबसे छोटा कौन सा होता है? क्ले ही होता है। ठीक है, तो ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ मेन्योर। इनमें से बताओ कि मेन्योर का वो फंक्शन नहीं है। सो ऑप्शन इज़ इम्प्रूव द सॉइल टेक्सचर, है इसका फंक्शन। रिप्लेनिशमेंट ऑफ अ सॉइल विथ न्यूट्रिएंट्स, ये भी है इसका। प्रोवाइडिंग पॉकेट्स इन द सॉइल फॉर सी टू, पॉकेट्स नहीं, पॉकेट्स थोड़ी, ये सिर्फ इम्प्रूवमेंट और न्यूट्रिशन के लिए हेल्प है। तो इसका ऑप्शन ये है कि जो ये चीज़ नहीं देता। उसके बाद वेरियस पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड देयर यूजेस, इनमें से बताओ। जो कोक है, ठीक है, कोक हो गया, कोल टार हो गया, और कोल गैस हो गया, बिटून। अब इनके बताने हैं कि कौन सा प्रोडक्ट है, तो ये इन प्रोडक्ट का कौन सा यूजेस है। तो फर्स्ट इज़ कोक और सेकंड इज़ कोल टार। हमें जो पता है, कुछ पहले हम वो लिंक करेंगे जो हमें पता है। तो सी कोल गैस का होगा, ये एक फ्यूल है, ठीक है, सी का 2 होना चाहिए। और जो डी है वो जो बिटुमेन होता है वो मेटलिन ऑफ द रोड्स, इसके लिए होता है। तो ठीक है, लास्ट बच गया। अब ऑप्शंस में देख लो, सी का 2 ये है और डी का 3 ये रहा। तो ऑप्शन सीधा फर्स्ट है। ठीक है, आप इससे भी पता कर सकते हो अगर जो से आपको आता है। और कई बार ये होता है कि हमें कुछ 1-2 पता होते हैं, दूसरे नहीं पता होते। 1-2 को पहले मैच करो और देख लो इसमें से कि कौन सा है और कौन सा नहीं है। लास्ट ऑप्शन इज़ लास्ट क्वेश्चन इज़ सॉइल ए हैज़ लोअर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। ए जो सॉइल पार्टिकल है वो है लोअर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, ठीक है, ठीक। द ऑर्गेनिक मैटर लेवल इन द सॉइल इज़ लो, ओके। जो बी है वो है हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। और उसके बाद जो सी है वो मीडियम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, ओके। तो सबसे पहले इसी के बेस पे आंसर निकल जाएगा। तो इनमें से हम तीनों सॉइल में से बताना है। देखो, जिसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सबसे कम है वो है सैंड, ठीक है, ये तो पता चल गया। और जो सी है हाई, हमें पता चल गया, लो पता चल गया। सबसे हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है क्ले की, सबसे लो है सैंड की, सबसे हाई है क्ले की। तो ऑप्शन इज सेकंड। सैंड अपने पास बहुत कम वाटर रख सकता है, ठीक है, वो होल्ड नहीं कर सकता। और जो क्ले आपने देखा होगा वो सॉइल में, और क्ले सॉइल में बहुत ज़्यादा कैपेसिटी होती है, वो गीली गीली सी होती है, तो वो होल्डिंग कैपेसिटी उसकी सबसे हाई होगी। तो ए वाला था जो लो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, बी वाला था हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। तो ए इज़ सैंड, बी इज़ क्ले, देन मीडियम क्या हो गया? स्लेट। सो थैंक यू सो मच। ये था नेचुरल रिसोर्सेज। अब नेक्स्ट में आपको थोड़े से PY भी क्यूज़ भी कराऊंगी साथ साथ में, और कुछ रह गया हो तो बता देना। नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आएगी साइंस पे, बायोलॉजी में।